आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम ही है व्हाट इज साइकोलॉजी। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये एकदम नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, इसीलिए शुरुआत करते हैं इसके मतलब से कि साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी जो टर्म है ना, ये एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। पहला है साइकी, जिसका मतलब होता है सोल यानी आत्मा, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी का ओरिजिनल मतलब था स्टडी ऑफ द सोल, लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, लोगों ने देखा कि सोल को तो हम साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन माइंड को, बिहेवियर को, थिंकिंग को, फीलिंग को, इन सब को ऑब्जर्व और स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए आज के टाइम पे साइकोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सिंपल शब्दों में साइकोलॉजी ये समझाने की कोशिश करता है कि लोग सोच क्या रहे होते हैं, फील क्या कर रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप से बिहेव क्यों करते हैं। अब तक आपने ये वर्ड कई बार कैजुअली यूज किया होगा, जैसे मैं उसकी साइकोलॉजी जानता हूं, या फिर यार तू एकदम साइको है ना। बट एक्चुअल साइकोलॉजी इन सब से अलग है। इसमें ना हम लोगों के ऊपर अजम्पशंस नहीं लगाते, हम उनके बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिसर्च के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सब्जेक्ट के थ्रू हम ये सीखेंगे कि लोग अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं, और खुद हम भी अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बेटर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो साइकोलॉजी के इस जर्नी की शुरुआत करते हैं एक नए नजरिए के साथ, जिसमें हम बस थ्योरी ही नहीं बल्कि लाइफ के रियल क्वेश्चंस का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि साइकोलॉजी एक बिहेवियरल साइंस है, तो सबसे बेसिक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है बिहेवियर का मतलब। तो बिहेवियर सिंपल शब्दों में वही होता है जो कोई भी इंसान सोचता है या फील करता है, जैसे किसी का गुस्सा करना, किसी का चुप हो जाना या किसी का बार बार चीजें भूलना। ये सब बिहेवियर के पार्ट्स हैं। साइकोलॉजी इन्हीं बिहेवियर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक ओवर्ट और दूसरा कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जो आपको क्लियरली दिखाई देता है, जैसे अगर कोई रो रहा है या कोई चिल्ला रहा है या कोई सिंपल वॉक कर रहा है, ठीक। लेकिन कोवर्ट बिहेवियर होता है जो अंदर चल रहा होता है अपने माइंड के अंदर, जैसे सोचना या किसी बात से हर्ट हो जाना या फिर किसी के लिए जेलसी फील करना। ये नॉर्मली दिखाई नहीं देता लेकिन होता रियल है। और साइकोलॉजी का काम है इन दोनों तरह के बिहेवियर को समझना, ना सिर्फ ये कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि ये भी कि कैसे कर रहा है और किस सिचुएशन में क्या ट्रिगर हो रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है, जो दिखता भी है और जो नहीं भी दिखता, दोनों। अब हम आते हैं साइकोलॉजी की फॉर्मल डेफिनेशन पर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि साइकोलॉजी सिर्फ गेस नहीं लगाता, ये साइंस के रूल्स को फॉलो करता है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, साइकोलॉजी इन सब को सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है और फिर एनालाइज करता है। बिहेवियर में आता है जैसे बोलना, लिखना, चलना या किसी को गले लगाना। और मेंटल प्रोसेसेस में आता है जैसे सोचना, याद रखना, गुस्सा आना या खुशी महसूस करना। दोनों मिलकर बताते हैं कि एक इंसान किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। तो साइकोलॉजी का फोकस सिर्फ एक्शंस पे नहीं होता, उसके पीछे जो मेंटल एक्टिविटी चल रही होती है उसको समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अब तक हमने देखा कि साइकोलॉजी क्या होती है, अब समझते हैं कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन कैसे बना। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस बनाना, एक्सपेरिमेंट करना, डेटा एनालाइज करना और फिर कंक्लूजन्स तक पहुंचना। मतलब ये कोई अजम्पशन बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, यहां हर बात को प्रूफ के साथ समझा जाता है। लेकिन इसी के साथ साइकोलॉजी काफी यूनिक भी है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स वगैरह के इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो साइकोलॉजी बायोलॉजी के साथ लिंक हो जाता है, मतलब नेचुरल साइंस, नॉर्मल साइंस। और जब हम इमोशंस, थॉट्स, कल्चर और रिलेशनशिप जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं तो साइकोलॉजी सोशल साइंस बन जाती है।
इसीलिए साइकोलॉजी की खासियत ये है, ये साइंस भी है और इंसानी फीलिंग से जुड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग भी। इस सब्जेक्ट का गोल सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं है, इंसान को समझना है बिना बायस के, लेकिन एम्पैथी के साथ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, साइकोलॉजी के बारे में लोगों के दिमाग में काफी गलतफहमियां होती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट मतलब कोई ऐसा बंदा जो तुम्हारा चेहरा देखते ही तुम्हारे दिमाग की बात जान ले, जैसे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो तुरंत गेस कर लेगा। या फिर लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ मेंटल इलनेस या एबनॉर्मल बिहेवियर के केसेस को ही डील करता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या पागलपन। लेकिन सच ये है कि साइकोलॉजी नॉर्मल बिहेवियर को भी उतना ही डिटेल से स्टडी करता है जितना एबनॉर्मल बिहेवियर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम के टाइम एंग्शियस क्यों होता है, या किसी को पब्लिक स्पीकिंग से क्यों डर लगता है, या कोई इंसान अपनी फैमिली से इमोशनली कनेक्टेड क्यों होता है। ये सब साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। हाँ, और एक और मिथ कि साइकोलॉजिस्ट किसी को देख के ही उसका जजमेंट बना लेते हैं, बट रियल साइकोलॉजी कभी भी गेस वर्क नहीं करता। ये रिसर्च और साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड होती है। हर थ्योरी, हर कंक्लूजन के पीछे प्योर लॉजिक और डेटा होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि साइकोलॉजी सिर्फ मेंटल लोगों का सब्जेक्ट है, तो ये मिसकंसेप्शन आज क्लियर कर लो। ये सब्जेक्ट सबका है, मेरा, आपका, सबका। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी डेवलप कैसे हुआ। शुरुआत में साइकोलॉजी एक्चुअली फिलॉसफी का पार्ट था। जैसे एंशिएंट ग्रीस में प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ये क्वेश्चंस पूछते थे कि माइंड क्या होता है, नॉलेज कैसे मिलती है, ह्यूमन बिहेवियर का रीजन क्या होता है। तब साइकोलॉजी को साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, बस सोच विचार और लॉजिक पे बेस्ड था। लेकिन टाइम के साथ साइकोलॉजी ने फिलॉसफी से निकल के एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनने की तरफ मूव किया। 1879 में विल्हेम वूंड ने जर्मनी के लाइप्जिग सिटी में दुनिया का पहला साइकोलॉजी लैब का सेटअप किया, और तब से साइकोलॉजी को एक सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन माना जाने लगा। वूंड के बाद और भी साइकोलॉजिस्ट सामने आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, थ्योरीज बनाई और साइकोलॉजी को और स्ट्रांग बनाया। और सिर्फ वेस्ट में ही नहीं, इंडिया में भी साइकोलॉजी की रूट्स एंशिएंट टाइम से हैं। हमारे वेद, उपनिषद और योग फिलॉसफी में माइंड, सेल्फ और कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट्स काफी डीप लेवल पे एक्सप्लोर किए गए हैं। और मॉडर्न इंडियन थिंकर्स जैसे स्वामी विवेकानंद भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेते थे। तो साइकोलॉजी सिर्फ एक मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो फिलॉसफी से शुरू हुई और साइंस तक पहुंची। अब बात करते हैं इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई। तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में साइकोलॉजी की रूट्स काफी पुरानी है। हमारे वेद, उपनिषद और योग फिलॉसफी में माइंड, इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस और मेडिटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को काफी डीपली समझा गया है। एंशिएंट इंडियन थॉट में ये माना जाता था कि मेंटल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के थ्रू हम अपने माइंड को समझ सकते हैं, जो साइकोलॉजी का भी मेन गोल है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में ब्रिटिश पीरियड के दौरान स्टार्ट हुआ था। इंडिया में सबसे पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोला गया, और वहां से धीरे धीरे ये सब्जेक्ट इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स में स्प्रेड होने लगा। आज के टाइम में इंडियन साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं बहुत सारे एरियाज में, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी जहां मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए काम होता है, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझने के लिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ऑफिसेस के लिए, और कम्युनिटी साइकोलॉजी सोसाइटल इश्यूज पे काम करने के लिए। और इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंडिया में बढ़ रहा है। लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे टॉपिक्स के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं, और ये सब साइकोलॉजी के स्कोप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इंडिया में साइकोलॉजी एक ट्रेडिशनल भी है और एक मॉडर्न भी, दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब तक हमने समझा कि साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे डेवलप हुई और इंडिया में इसकी जर्नी कैसे रही। अब चलते हैं आगे कि साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस यानी अलग अलग एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन की तरफ। साइकोलॉजी एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। इसमें हर तरह के ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने के लिए अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे सबसे पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सीरियस इमोशनल इश्यूज को समझने और ट्रीट करने का काम करती है। फिर आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जहां साइकोलॉजिस्ट लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स
जैसे रिलेशनशिप इश्यूज, स्ट्रेस, कंफ्यूजन या करियर डिसीजंस में हेल्प करते हैं। यहाँ मेंटल इलनेस भले ही ना हो तब भी काउंसलिंग यूजफुल होती है। फिर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जहाँ स्कूल और क्लासरूम के एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प होती है, जैसे स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल क्या है, मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाए या टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है। ऐसे ही एक और है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जो ऑफिस के बिहेवियर पे फोकस करता है, जैसे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल, टीम डायनामिक्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यहाँ ये देखते हैं कि इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसे चेंज होता है, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भी। एक और है सोशल साइकोलॉजी, जो एक्सप्लोर करता है कि लोग सोसाइटी में ग्रुप्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, जैसे प्रेजुडिस, एटीट्यूड, ग्रुप प्रेशर एटसेट्रा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये वो एरिया है जहां मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन जैसे बेसिक मेंटल प्रोसेसेस को लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझा जाता है। तो जैसे बायोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही साइकोलॉजी में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, जिनके थ्रू हम इंसान के बिहेवियर को हर एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइकोलॉजी का कनेक्शन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। तो साइकोलॉजी कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये कई डिसिप्लिन्स के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। और सबसे ऑब्वियस लिंक है बायोलॉजी के साथ, जैसे ब्रेन कैसे काम करता है, हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है स्ट्रेस और इमोशंस में, या नर्वस सिस्टम कैसे बॉडी और माइंड को कनेक्ट करता है। ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस साइकोलॉजी के बिहेवियर समझने में मदद करते हैं। ऐसे ही फिर आता है सोशियोलॉजी, जो सोसाइटी और ग्रुप्स को स्टडी करता है। साइकोलॉजी भी ये देखता है कि ग्रुप के प्रेशर में इंसान कैसे बिहेव करता है, ये सोशल नॉर्म्स और कल्चर का इम्पैक्ट थिंकिंग पे क्या होता है। तो जब हम एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स या प्रेजुडिस की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों काम आते हैं। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू साइकोलॉजी को यह समझने में मदद मिलती है कि इंसान हिस्टोरिकली और कल्चरली कैसे इवॉल्व हुआ है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के रिचुअल्स, बिलीफ्स या पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसे बिहेवियर को शेप करते हैं। और हाँ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ भी साइकोलॉजी का लिंक होता है, जैसे एक वोटर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, या लीडरशिप के ट्रेड्स क्या होते हैं, या लोगों को किसी प्रोडक्ट या पॉलिसी के लिए कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू समझा जा सकता है। तो साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ब्रिज बनाता है साइंस और सोसाइटी के बीच, और हर डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ सीखता भी है और कंट्रीब्यूट भी करता है। अब लास्ट और मोस्ट रिलेटेबल टॉपिक, कि साइकोलॉजी का रियल लाइफ में क्या यूज है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, इससे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ बेटर कर सकते हो। सबसे पहले तो साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है अपने आप को समझने में, कि कब हमें गुस्सा आता है, कब एंग्शियस फील होते हैं, कब और किस सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं। ये सब अगर हमें समझ में आ जाए तो हम अपने इमोशंस और बिहेवियर पे कंट्रोल पा सकते हैं। ये कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस, और आज के टाइम में ये एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है। दूसरा, साइकोलॉजी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने में भी मदद करता है, चाहे दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ या रोमांटिक। जब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना सीख जाते हो या एम्पैथी डेवलप करते हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एकेडमिक्स और करियर लेवल पे भी साइकोलॉजी हेल्पफुल है। कैसे? जैसे स्टडी हैबिट्स को इंप्रूव करना, स्ट्रेस मैनेज करना, गोल सेट करना, ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू इजीली मैनेज हो जाता है। और हाँ, आज के टाइम में साइकोलॉजी का यूज सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, डिफेंस, काउंसलिंग, एचआर, हर जगह साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो साइकोलॉजी एक अमेजिंग करियर ऑप्शन भी हो सकता है। तो जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो, अपने आप को और दुनिया को समझने के एक टूल के रूप में इसको पढ़ो। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज साइकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 2, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये चैप्टर पढ़ने का मकसद क्या है। सिंपल शब्दों में, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, यानी इंसान का बिहेवियर, उसके थॉट्स, इमोशंस या एक्शन समझने की कोशिश करते हैं, तो ये काम सिर्फ सोच के या फील करके नहीं हो सकता, क्योंकि साइकोलॉजी कोई गेस वर्क नहीं है।
अब एक्चुअली में अगर आप किसी को नॉर्मली ऑब्जर्व करो, जैसे आपका फ्रेंड उदास लग रहा है या कोई क्लास में चुपचाप बैठा है, तो हो सकता है कि आप बोल दो इसको डिप्रेशन हो गया है या ये टेंशन में है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कैजुअल और पर्सनल होती है। उसमें आपका खुद का एक्सपीरियंस, मूड और सोच भी मिक्स हो जाती है। इसीलिए साइकोलॉजी के फील्ड में हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जिसमें इंक्वायरी प्रॉपरली होती है, ऑब्जर्वेशंस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया जाता है और कंक्लूजन्स लॉजिकली निकाले जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट किसी भी बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी कैसे करते हैं, कौन से मेथड्स यूज होते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं और हर मेथड की प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। अब जब हम कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट किसी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो इसका सिंपल मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, उसके पीछे क्लियर गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल होता है डिस्क्राइब करना कि एग्जैक्टली क्या बिहेवियर हो रहा है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बार बार हेडेक की कंप्लेन कर रहा है या क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा, तो पहले हमें उस बिहेवियर को क्लियरली नोट करना होगा। दूसरा गोल है प्रेडिक्ट करना, यानी क्या ये बिहेवियर फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है। जैसे स्ट्रेस एग्जाम के टाइम पे बढ़ जाता है, तो क्या हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में स्ट्रेस फिर से आएगा। फिर आता है एक्सप्लेन करना कि ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या प्रेशर ज्यादा है या कोई पर्सनल इश्यू है। अगला गोल है कंट्रोल करना, यानी अगर कोई बिहेवियर हार्मफुल है जैसे एंजाइटी या अग्रेशन, तो उसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। और फाइनली साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल है अप्लाई करना, जैसे स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को समझ के उनके लिए काउंसलिंग सेशंस या स्टडी टेक्निक डिजाइन करना। तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का मतलब सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उस नॉलेज को रियल लाइफ में यूजफुल बनाना भी होता है। तो अब हम समझते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च होती कैसे है, यानी साइंटिफिक मेथड की स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप है हाइपोथेसिस बनाना, यानी एक ऐसा गेस या अजम्पशन जो टेस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो आप अज्यूम करते हो कि एग्जाम स्ट्रेस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ये हो गया आपका हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप होता है मेथड चूज करना। यहां आप डिसाइड करते हो कि आप ऑब्जर्वेशन करोगे या सर्वे लोगे या एक्सपेरिमेंट करोगे। तीसरा स्टेप है डेटा कलेक्ट करना, जिसमें आप स्टूडेंट से रिस्पॉन्सेज लेते हो, टेस्ट कंडक्ट करते हो या फिर उनका बिहेवियर नोट डाउन करते हो। फिर आता है डेटा एनालिसिस करना। अब जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया है, यहां आप नंबर्स और पैटर्न्स देखते हो, जैसे कि क्या उन स्टूडेंट्स ने जिनको ज्यादा स्ट्रेस था उनका परफॉर्मेंस कम हुआ, उन्होंने लो स्कोर किया। और फाइनली लास्ट स्टेप होता है कंक्लूजन ड्रॉ करना, यानी जो आपने अज्यूम किया था, आपने हाइपोथेसिस बनाया था, वो सही था या नहीं, क्या हाइपोथेसिस प्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। ये पूरा प्रोसेस सिंपल लग सकता है, लेकिन इसी से साइकोलॉजी एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन बन जाती है, जहां हर बात एविडेंस से सपोर्ट होती है, सिर्फ ओपिनियन से नहीं। तो अब तक हमने समझा कि इंक्वायरी कैसे होती है, लेकिन इंक्वायरी का टाइप क्या होगा ये डिपेंड करता है कि हम क्या समझना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी बिहेवियर के बारे में नंबर्स चाहिए, जैसे कितने स्टूडेंट्स को एग्जाम के टाइम एंजाइटी होती है या एवरेज स्ट्रेस लेवल क्या है, तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं, जिसमें नंबर्स होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर टूल्स होते हैं, जैसे सर्वेस हो गए, रेटिंग स्केल्स हो गए या फिर टेस्ट स्कोर्स हो गए। इसका मेन फोकस होता है मेजर करना और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना। इस टाइप का डेटा इजीली कंपेयर और जनरलाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हमें समझना है कि लोग स्ट्रेस क्यों फील करते हैं, उनके थॉट समझने हैं, इमोशन समझने हैं और डेली स्ट्रगल्स क्यों होते हैं, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। यहाँ हम इंटरव्यूज करते हैं, केस स्टडीज करते हैं और ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसे देखते हैं। तो ये डेटा थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन रियल लाइफ इंसाइट्स देता है जो क्वांटिटेटिव डेटा कभी कभी मिस कर जाता है। तो दोनों टाइप्स अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बस आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितना वाला क्वेश्चन या फिर क्यों वाला क्वेश्चन। तो साइकोलॉजी में सबसे बेसिक और कॉमन मेथड होता है ऑब्जर्वेशन, यानी किसी पर्सन के बिहेवियर को बस क्वाइटली देखना और नोट करना। इस मेथड का मेन आइडिया ये होता है कि आप किसी सिचुएशन में इंटरफेयर ना करें, सिर्फ देखें कि लोग नेचुरली क्या कर रहे हैं। जैसे एक टीचर ऑब्जर्व कर रहा हो कि बच्चे क्लास में कैसे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बिना उनको डिस्टर्ब किए। और ऑब्जर्वेशन की मेनली दो टाइप्स होते हैं, नेचुरलिस्टिक और दूसरा कंट्रोल्ड। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन रियल वर्ल्ड में होता है, जैसे स्कूल, प्लेग्राउंड या फिर मॉल में, और इसमें बिहेवियर भी एकदम रियल होता है, लेकिन कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। तो कंट्रोल में क्या होता है? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन लैब जैसी सेटिंग में होती है, जहां सिचुएशन और वेरिएबल्स की क्या क्या होगा साइकोलॉजिस्ट के कंट्रोल में होता है। इसमें आप स्पेसिफिक बिहेवियर देख सकते हो, लेकिन नेचुरल फील थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि लैब सेटिंग में हो रहा है। इस मेथड का फायदा यह है कि आपको लोगों का रियल बिहेवियर देखने को मिलता है,
स्पेशली नॉन वर्बल एक्शंस जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ऑब्जर्वर बायस्ड हो तो ऑब्जर्वेशन भी बायस्ड हो सकती है, और अगर कोई बिहेवियर सटल हो जैसे या फिर लाइट हो तो वो मिस भी हो सकता है। फिर भी ऑब्जर्वेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, स्पेशली जब आप किसी सिचुएशन में नेचुरली होने वाले बिहेवियर को समझना चाहते हो। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी के एक और पावरफुल मेथड की, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस मेथड का बेसिक आइडिया ये होता है कि आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो और देखते हो कि उसका इफेक्ट किसी और चीज पर क्या होगा। इससे आपको क्लियरली समझ आता है कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो आप स्टडी कर रहे हो कि बैकग्राउंड म्यूजिक पढ़ाई की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है क्या नहीं, तो आप एक ग्रुप को बिना म्यूजिक के पढ़ाई करवाओगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को म्यूजिक के साथ पढ़ाई करवाओगे, उसे कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इस एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया म्यूजिक, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कंसंट्रेशन या टेस्ट स्कोर, जिसको आप मेजर कर रहे हो। और दोनों ग्रुप के लोग रैंडमली असाइन किए जाते हैं ताकि फेयर कंपैरिजन हो। इस प्रोसेस को कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर डिफरेंस आता है तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हाँ, म्यूजिक का इफेक्ट था, यानी ये कॉज इफेक्ट प्रूव करने का बेस्ट मेथड है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि कभी कभी लैब कंडीशंस रियल जैसे फील नहीं होते और इंसान का नेचुरल बिहेवियर वैसा नहीं रहता। फिर भी जब भी हमें किसी साइकोलॉजिकल थ्योरी को साइंटिफिकली टेस्ट करना होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द गो टू चॉइस। तो अब बात करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च की, जिसमें हम ये देखते हैं कि दो चीजों के बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं। इसमें हम किसी भी वेरिएबल को चेंज या कंट्रोल नहीं करते, बस देखते हैं कि क्या दोनों वेरिएबल्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या स्टूडेंट्स की स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनकी स्लीप क्वालिटी गिरती है। अगर दोनों वेरिएबल्स साथ साथ बढ़ते हैं या घटते हैं तो उससे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है ना, तो यहाँ प्रैक्टिस बढ़ने से परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। अगर एक बढ़ता है और दूसरा घटता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे स्ट्रेस बढ़ने से स्लीप रिड्यूस हो जाती है। और अगर कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा तो उसे कहते हैं जीरो कोरिलेशन। ये मेथड उन केसेस में यूजफुल होता है जहां एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होता या फिर एथिकली अलाउड नहीं होता, जैसे पॉवर्टी और अग्रेशन के बीच रिलेशन स्टडी करना। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। सिर्फ ये कहना कि दोनों चीजें साथ हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। हो सकता है कोई थर्ड वेरिएबल हो जो दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। तो कोरिलेशनल रिसर्च से हमें कनेक्शन का आइडिया मिलता है, लेकिन प्रूफ नहीं मिलता। तो साइकोलॉजी में जब हमें किसी टॉपिक पे बहुत सारे लोगों से एक साथ डेटा लेना होता है, तब हम यूज करते हैं सर्वे मेथड। सर्वे का मतलब होता है लोगों से उनके थॉट्स, ओपिनियंस या बिहेवियर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछना। इसमें आप क्वेश्चनर्स या इंटरव्यूज का यूज कर सकते हो। क्वेश्चनर्स यूजुअली लिखे हुए फॉर्म में होते हैं, जैसे एमसीक्यूज, राइट, या फिर लाइकर्ट स्केल, जहां स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक रेट किया जाता है। इंटरव्यूज थोड़े डायरेक्ट हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, डिपेंडिंग ऑन हाउ ओपन द क्वेश्चंस आर। सर्वे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए ये मेथड एटीट्यूड स्टडीज, पॉलिटिकल ओपिनियंस या फिर पब्लिक बिहेवियर जैसे एरियाज में बहुत यूजफुल होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हर कोई ऑनेस्टली आंसर नहीं करता, या फिर कुछ लोग बस सोशली एक्सेप्टेबल आंसर्स देते हैं, और इससे डेटा बायस्ड हो सकता है। और अगर क्वेश्चनर ही पूरी डिजाइन हो, जैसे कंफ्यूजिंग या लीडिंग क्वेश्चंस हो, तो रिजल्ट्स मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जब स्केल बड़ा हो और क्विक डेटा चाहिए, सर्वे मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टूल्स साइकोलॉजिस्ट यूज। तो साइकोलॉजी में जब हमें एक स्पेसिफिक पर्सन या केस को डीपली समझना होता है, तब हम यूज करते हैं केस स्टडी मेथड। इस मेथड में हम किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप का बहुत क्लोज और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक ऐसे बच्चे का केस जिसमें अनयूजुअल मेमोरी एबिलिटीज हो, या फिर एक ऐसा पेशेंट जिसको रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। तो केस स्टडी में साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एक मेथड का यूज नहीं करते, बल्कि इंटरव्यूज, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड्स और डाइट ऑब्जर्वेशन सब कुछ कंबाइन करते हैं ताकि एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। इस मेथड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये होता है कि आपको एक पर्सन के बिहेवियर के बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी सब चीजें समझ में आ जाती हैं। इसीलिए ये क्लिनिकल या काउंसलिंग और एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत यूज होता है। अब इसकी लिमिटेशन ये है कि जो आप एक केस में ऑब्जर्व कर रहे हो
वो हर किसी पे अप्लाई नहीं हो सकता, और कभी कभी ऑब्जर्वर की पर्सनल ओपिनियन या बायस भी डेटा को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी जब टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो या रेयर हो तो केस स्टडी मेथड आपको वो इंसाइट्स देता है जो बाकी मेथड से पॉसिबल नहीं होते। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें साइकोलॉजिस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टूल यूज करते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस को मेजर करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इन टेस्ट का मेन एम होता है कि हर पर्सन को एक कॉमन स्केल पर असेस किया जा सके, वो भी बिना बायस के। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करते हैं कि कोई कितना लॉजिकल सोचता है, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट देखते हैं कि किसी का बिहेवियर किस तरह होता है, और एप्टीट्यूड या एटीट्यूड टेस्ट फ्यूचर पोटेंशियल या माइंडसेट मेजर करते हैं। इन टेस्ट की एक खास बात होती है कि ये साइंटिफिक तरीके से बनाए जाते हैं जहां रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का ध्यान रखा जाता है। मतलब सेम टेस्ट अगर अलग टाइम पे दिया जाए तो सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, इसे कहते हैं रिलायबिलिटी। और टेस्ट जो क्लेम कर रहा है वो एक्चुअली में मेजर कर रहा है या नहीं, इसे कहते हैं वैलिडिटी। लेकिन टेस्टिंग की अपने लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे हर इंसान की इंडिविजुअलिटी इतनी इजीली किसी टेस्ट से कैप्चर नहीं हो सकती, और कभी कभी टेस्ट में कल्चरल या लैंग्वेज बायस भी आ सकते हैं, स्पेशली अगर टेस्ट किसी और बैकग्राउंड के लोगों के लिए बना हो। लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग टूल है, स्पेशली जब हमें एजुकेशनल, क्लिनिकल या ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में साइंटिफिक डेटा चाहिए होता है। तो जैसा कि हमने देखा, साइकोलॉजी में इंक्वायरी काफी साइंटिफिक होती है, लेकिन इस फील्ड की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहला चैलेंज होता है ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना। साइकोलॉजिस्ट चाहे जितना भी न्यूट्रल बनने की कोशिश करें, कभी कभी उनके खुद के बाइसेस या असम्पशंस उनके ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन होता है एथिकल इश्यूज। जब आप रियल लोगों के थॉट्स और बिहेवियर स्टडी करते हो तो आपको उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है। कॉन्सेंट लेना, उन्हें हार्म ना पहुंचाना, ये सब फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तीसरा चैलेंज ये होता है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एक ही बिहेवियर कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, इमोशंस, मेमोरी, और इन सब चीजों को अलग अलग समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। चौथा लिमिटेशन होता है कंट्रोल का लैक, स्पेशली जब आप रियल लाइफ सेटिंग्स में रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि सब वेरिएबल्स को कंट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और लास्टली कल्चरल डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं। जो चीज एक कल्चर में वैलिड है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे कल्चर में भी सेम वे में काम करे। तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का स्कोप काफी ब्रॉड है, लेकिन इन लिमिटेशंस को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि हम रिसर्च रिजल्ट्स को क्लियरली इंटरप्रेट कर सकें। इस चैप्टर में हमने साइकोलॉजी के इंक्वायरी प्रोसेस को डिटेल में समझा। सबसे पहले बात की गोल्स ऑफ इंक्वायरी की, जैसे किसी बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, प्रेडिक्ट करना, उसका रीजन समझना, कंट्रोल करना और रियल लाइफ में अप्लाई करना। फिर देखा कि साइंटिफिक इंक्वायरी का प्रोसेस कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है। पहले प्रॉब्लम डिफाइन करना, हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्ट करना, उससे एनालाइज करना और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट रिसर्च मेथड्स, जैसे ऑब्जर्वेशन जहां हम बस बिहेवियर देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड जहां एक वेरिएबल को चेंज करके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च जहां दो चीजों के बीच रिलेशनशिप स्टडी होता है, सर्वे जहां लोगों के ओपिनियन या एटीट्यूड को समझते हैं, केस स्टडी जिसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को डीपली एनालाइज करते हैं, और फाइनली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड टूल से बिहेवियर या मेंटल एबिलिटी को मेजर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जाना कि इन सब मेथड्स के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे ऑब्जर्वर बायस, एथिकल इश्यूज, रियल लाइफ कंट्रोल का लैक और कल्चरल बायस। ओवरऑल ये चैप्टर एक फाउंडेशन देता है कि साइकोलॉजी सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें इंक्वायरी का स्ट्रक्चर क्लियर होता है, लेकिन साथ ही इंसान की कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट के साथ काम किया जाता है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 3, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। चैप्टर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह शुरू करते हैं चैप्टर के नाम के मतलब से, ह्यूमन डेवलपमेंट। यहां नाम से लगता है कि बात सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की होगी, जैसे हाइट या फिर वेट, लेकिन असल में इसका मतलब है एक ओवरऑल प्रोसेस ऑफ चेंज जो लाइफ के हर स्टेज पर होता है। मतलब सिर्फ बॉडी के चेंजेस नहीं, बल्कि हम इमोशनली कैसे मैच्योर होते हैं, हमारा सोचने का तरीका कैसे बदलता है और हम दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, सब इंक्लूडेड है। इस डेवलपमेंट को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट 3 डोमेन्स बताते हैं। पहला है बायोलॉजिकल, जहां बॉडी और ब्रेन के चेंजेस जैसे हाइट, स्ट्रेंथ, हॉर्मोन्स, ये सब देखते हैं। फिर आता है कॉग्निटिव,
जहां हम माइंड के प्रोसेसेस, जैसे हम कैसे सोचते हैं, मेमोरी कैसे काम करती है, डिसीजन मेकिंग, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा है सोशो इमोशनल, जहां हम इमोशंस और रिलेशनशिप्स जैसे कॉन्फिडेंस, दोस्ती, फैमिली रूल्स, ये सब पढ़ते हैं। और ये तीनों एक दूसरे से इंटरवोवन होते हैं। इंटरवोवन यानी आपस में गुथे हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडोलेसेंस में हमारे हार्मोन्स बदलते हैं, राइट? तो जब हार्मोन्स बदलते हैं तो मूड और रिलेशनशिप्स चेंज होता है, और जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग पर भी असर आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रेडिक्टेबल होता है। मतलब हर स्टेज एक सीक्वेंस में आती है, और डेवलपमेंट में गेन्स भी होते हैं और लॉसेस भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडोलेसेंस में लर्निंग स्पीड फास्ट होती है, ऐसे ही अडल्टहुड में जजमेंट स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे हम ओल्ड एज में आते हैं हमारी रिएक्शन स्पीड स्लो हो जाती है। और ये और चीज याद रखो कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें हम पूरी लाइफ स्पैन कवर करते हैं। सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज, फिर इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड और ओल्ड एज। हर स्टेज अपनी अलग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट को समझने के लिए कुछ बेसिक अजम्पशंस हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहला, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। मतलब कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज तक हर फेज में चेंजेस आते रहते हैं। दूसरा, ये प्रोसेस इंटरवोवन होता है। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल एक दूसरे को हमेशा इफेक्ट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट की हेल्थ खराब हो जाए तो उसकी लर्निंग और मूड दोनों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा, डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है। मतलब एक ही टाइम पर कुछ एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं और कुछ धीमी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अडल्टहुड में विजडम और जजमेंट इंप्रूव होता है, लेकिन रिएक्शन स्पीड कभी कभार स्लो हो जाती है। चौथा, डेवलपमेंट प्लास्टिक होता है। मतलब इंसान अपनी एबिलिटीज को चेंज कर सकता है, लेकिन कितना चेंज होगा ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। जैसे एक पर्सन मिड लाइफ में भी नए स्किल्स सीख सकता है इजीली, लेकिन लर्निंग स्पीड हमेशा वेरी करती है। पांचवा, डेवलपमेंट हिस्टोरिकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जिस जमाने, कल्चर या सिचुएशन में इंसान रहता है वो उसकी ग्रोथ को शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम ग्रो हुआ था उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, और दूसरा बच्चा जो डिजिटल एज में ग्रो हो रहा है उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। छठा, डेवलपमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है। मतलब साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सब इसकी अलग अलग एंगल्स को स्टडी करते हैं। और सातवां, डेवलपमेंट कंटेक्चुअल होता है। मतलब फैमिली, कल्चर और लाइफ इवेंट्स जैसे किसी पेरेंट की डेथ, एक्सीडेंट या नेचुरल डिजास्टर भी इंसान की ग्रोथ और पर्सनैलिटी को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव हमें दिखाता है कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है जो पूरी लाइफ में चलता रहता है और हर तरफ से इन्फ्लुएंस होता है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन समझते हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी और इवोल्यूशन के बीच। सबसे पहले ग्रोथ का मतलब है फिजिकल चेंजेस जैसे हाइट, वेट, साइज। ये हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, मतलब नंबर्स से मेजर किया जा सकता है। दूसरा है डेवलपमेंट। ये ग्रोथ से ज्यादा वाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं। मतलब हम कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। इसी डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। तीसरा है मैच्योरिटी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अंदर से अनफोल्ड होता है। यानी बच्चा अपने जेनेटिक टाइम टेबल के हिसाब से चलना, बैठना या बोलना शुरू करता है। ये एनवायरमेंटल ट्रेनिंग से नहीं होता बल्कि ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस में होता है। और चौथा, इवोल्यूशन। ये स्पीशीज लेवल पर होता है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं। मतलब जैसे ह्यूमंस ने हजारों सालों में अपनी बॉडी और ब्रेन को डेवलप किया ताकि सर्वाइवल और अडेप्टेशन बेटर हो। अब देखते हैं डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले दो मेन फैक्टर्स, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। हेरिडिटी का मतलब है जो कुछ हम अपने पेरेंट्स से जेनेटिक फॉर्म में इनहेरिट करते हैं, जैसे आई कलर, हेयर टाइप, हाइट और कुछ पर्सनालिटी टेंडेंसीज भी। हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं वो एक रेंज ऑफ पोटेंशियल सेट कर देते हैं, मतलब एक लिमिट के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। अब दूसरा है एनवायरमेंट। ये डिसाइड करता है कि वो पोटेंशियल एक्चुअल लाइफ में कैसे एक्सप्रेस होगा। यानी फैमिली का एटमॉस्फेयर, पेरेंट्स का बिहेवियर,
स्कूल, पेयर्स, न्यूट्रिशन और कल्चर, ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जेनेटिकली इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन और स्टिमुलेशन ना मिले तो वो अपनी फुल कैपेसिटी अचीव नहीं कर पाएगा। फिर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी जेनेटिक पोटेंशियल का एक्चुअल दिखने वाला रूप। मतलब जीनोटाइप तो वो जो हम इनहेरिट करते हैं, उसका फाइनल एक्सप्रेशन एनवायरनमेंट के साथ जो मिलकर बनता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे के जीन्स लंबी हाइट के लिए हैं लेकिन उसका न्यूट्रिशन पुअर है तो एक्चुअल हाइट उतनी ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट है, जीन और एनवायरनमेंट हमेशा इंटरैक्ट करते हैं। मतलब जीन्स एक बेस प्रोवाइड करते हैं, पर एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि वो बेस कितना डेवलप होगा। जैसे एक बच्चे में म्यूजिकल टैलेंट की जीन हो सकती है, लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग और एक्सपोजर ना मिले तो वो स्किल प्रॉपर्ली नर्चर नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट की, यानी इंसान किस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करता है। साइकोलॉजिस्ट रॉफिन ब्रेनर ने इसके लिए एक इकोलॉजिकल मॉडल दिया जिसमें अलग अलग सिस्टम्स एक्सप्लेन किए गए। सबसे पहला माइक्रोसिस्टम, ये इंसान का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, जैसे फैमिली, स्कूल और फ्रेंड्स, यहीं से डेली एक्सपीरियंसेस आते हैं। दूसरा है मीजो सिस्टम, ये अलग अलग माइक्रो सिस्टम के बीच का कनेक्शन होता है, जैसे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच की कम्युनिकेशन एक बच्चे के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तीसरा है एक्सो सिस्टम, ये ऐसे सिस्टम है जो डायरेक्टली बच्चे का पार्ट नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स की जॉब का स्ट्रेस घर के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है। चौथा है मैक्रो सिस्टम, ये कल्चर, ट्रेडिशंस और वैल्यूज का सिस्टम है। जैसे इंडिया में जॉइंट फैमिली का कल्चर है और रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स का इन्फ्लुएंस भी है। और पांचवा क्रोनो सिस्टम, ये टाइम डायमेंशन है। मतलब लाइफ के ट्रांजिशंस जैसे स्टार्टिंग टू न्यू स्कूल, पेरेंटल डाइवोर्स और बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे पैंडेमिक कई बार डेवलपमेंट को शेप करते हैं। यहीं पे इंडियन साइकोलॉजिस्ट दुर्गानंद सिन्हा ने भी एक इकोलॉजिकल व्यू दिया है। उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट दो लेयर से शेप होता है, एक अपर लेयर जिसमें होम, स्कूल और पीयर्स आते हैं, और दूसरा सराउंडिंग लेयर जिसमें ज्योग्राफी, कास्ट, क्लास और अवेलेबल फैसिलिटीज आती हैं, और दोनों लेयर्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, एक बच्चे की ग्रोथ सिर्फ उसके अंदर की चीजों से डिसाइड नहीं होती, बल्कि उसके आसपास के मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट कॉन्टिन्यूअसली उसको शेप करते रहते हैं। अब समझते हैं एक ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ स्टेजेस जिसमें पूरी लाइफ स्पैन डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है प्रीनेटल स्टेज, जो कंसेप्शन से लेकर जन्म होने तक होता है। इस पीरियड में बच्चे का बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। फिर आता है इन्फेंसी, जो बर्थ से लेकर 2 साल तक होता है। ये वो टाइम है जब बच्चा बेसिक मोटर स्किल्स जैसे चलना, बोलना और अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। अगला स्टेज है चाइल्डहुड, इसमें अर्ली और मिडिल ईयर्स कवर होते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, एकेडमिक स्किल्स सीखता है और सोशल इंटरेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आता है एडोलेसेंस, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जहां प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं, आइडेंटिटी डेवलप होती है और इंडिपेंडेंस की फीलिंग और स्ट्रांग होती है। उसके बाद है अडल्टहुड, जिसे अर्ली, मिडिल और लेट अडल्टहुड में डिवाइड किया जाता है। यहाँ करियर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलेशनशिप्स सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। और लास्ट स्टेज है ओल्ड एज, जब रिटायरमेंट, हेल्थ कंसर्न्स और एक्यूमुलेटेड लाइफ एक्सपीरियंसेस में फोकस बन जाता है। हर स्टेज के साथ डेवलपमेंट टास्क जुड़े होते हैं, जैसे इन्फेंसी में वॉकिंग, एडोलेसेंस में आइडेंटिटी, अडल्टहुड में करियर और फैमिली। ये टास्क एक तरह से सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंसिटिव पीरियड्स, मतलब कुछ स्किल्स पर्टिकुलर एज में सबसे इजीली एक्वायर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज लर्निंग अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा फास्ट होता है। तो हर स्टेज अपने यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, और इसी वजह से डेवलपमेंट एक डायनामिक और सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं प्रीनेटल स्टेज की, जो कंसेप्शन से लेकर जन्म होने तक होता है, लगभग 40 वीक्स। इस स्टेज में बच्चे के ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम और बॉडी स्ट्रक्चर रैपिडली डेवलप होते हैं। लेकिन प्रीनेटल डेवलपमेंट बहुत सेंसिटिव होती है। मदर की एज, न्यूट्रिशन, हेल्थ और स्ट्रेस डायरेक्टली बच्चे की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। अगर मदर की डाइट बैलेंस्ड है और हेल्थ सपोर्टिव है तो बच्चा हेल्दी डेवलप करेगा। अगर स्ट्रेस ज्यादा है या न्यूट्रिशन पुअर है तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं टेराटॉजेंस, यानी ऐसे हार्मफुल एजेंट्स जो प्रीनेटल ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल या स्मोकिंग
या फिर कुछ मेडिसिन या फिर इन्फेक्शंस जैसे रुबेला या HIV और एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जैसे रेडिएशन और पॉल्यूशन। अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान टेराटॉजन्स को एक्सपोजर में आती है तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स या डेवलपमेंट डिलेस हो सकते हैं। इसीलिए प्रीनेटल पीरियड को हम कहते हैं एक स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड हाई वल्नरेबिलिटी। मतलब मैक्सिमम प्रोग्रेस भी यही होती है और मैक्सिमम रिस्क भी इसी स्टेज पर होता है। अब देखते हैं इन्फेंसी स्टेज, बर्थ से 2 साल तक का पीरियड। ये लाइफ का सबसे रैपिड ग्रोथ फेज होता है। सबसे पहले फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट। न्यूबॉर्न बच्चे के पास कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे रूटिंग, चीक टच करते ही मुंह टर्न करना, सकिंग और ग्रास्प रिफ्लेक्स। ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये वॉलंटरी मूवमेंट से रिप्लेस हो जाते हैं। मोटर स्किल्स में भी एक सीक्वेंस होता है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे बैठना, क्रॉल करना, चलना, और फिर फाइन मोटर स्किल्स जैसे छोटी चीजों को पकड़ना या फिर स्पून यूज करना। सेंसरी डेवलपमेंट इन्फेंसी में इक्वली इंपॉर्टेंट है। विजन पहले ब्लर्ड होती है, लेकिन 1 साल के अंदर ही नियरली 20/20 हो जाती है। ऐसे ही हियरिंग, टेस्ट और स्मेल बर्थ से ही स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए बच्चा पहले दिन से ही अपनी माँ की आवाज और स्मेल पहचान लेता है। और टच भी सर्वाइवल और बॉन्डिंग के लिए बहुत क्रूशियल होता है। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के हिसाब से ये स्टेज सेंसरी मोटर होती है। बच्चा एनवायरनमेंट को मोस्टली सेंसेस और एक्शंस के थ्रू समझता है। सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब बच्चा समझ जाता है कि चीजें तब भी एग्जिस्ट करती हैं जब वो उसकी आंखों के सामने नहीं होती। इसी स्टेज में लैंग्वेज भी शुरू होती है, जैसे कूइंग, बैबलिंग और फिर फर्स्ट वर्ड्स। और लास्ट है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। यहां सबसे सेंट्रल होता है अटैचमेंट। बच्चे और केयरगिवर के बीच एक इमोशनल बॉन्ड। जैसे हॉर्लो के मंकी एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि बच्चों को सिर्फ खाना नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट, कंफर्ट जैसे फिजिकल वार्मथ और क्लोजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन ने इस स्टेज को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बोला है। अगर कंसिस्टेंट केयर मिलती है तो बच्चा ट्रस्ट डेवलप करता है, और अगर नेग्लेक्ट हो तो मिसट्रस्ट डेवलप हो सकता है। तो इन्फेंसी बेसिकली एक ऐसा स्टेज है जहां बच्चा अपने बॉडी, सेंसेस, माइंड और इमोशंस का फाउंडेशन बनाता है, जो आगे के डेवलपमेंट के लिए एक बेस तैयार करते हैं। अब देखते हैं चाइल्डहुड स्टेज, जहां बच्चा स्टेडी ग्रो करता है और बॉडी और माइंड दोनों डेवलप होते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रिंसिपल्स। एक है सेफेलोकॉर्टिकल प्रिंसिपल, जहां डेवलपमेंट सर से नीचे की तरफ होता है। मतलब पहले बच्चा हेड और नेक कंट्रोल करता है, फिर बाकी बॉडी पार्ट्स। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। मतलब डेवलपमेंट सेंटर से आउटवर्ड्स होती है। पहले कमर और हाथ, फिर फिंगर्स और फाइन स्किल्स। मोटर डेवलपमेंट भी इसी टाइम पे ज्यादा डिफाइन हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे रनिंग, क्लाइंबिंग, ड्राइंग जैसे काम सीखते हैं, और मिडिल चाइल्डहुड में ये स्किल्स और पॉलिश्ड हो जाती हैं, जैसे प्रॉपर राइटिंग और ऑर्गेनाइज्ड गेम्स। मतलब ग्रोस मोटर से फाइन मोटर तक कंट्रोल तक एक स्मूथ जर्नी होती है। माइंड साइड पर पियाजे के हिसाब से 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। यहाँ इमेजिनेशन फुल पावर पर होती है, तो थिंकिंग सिंबॉलिक बन जाती है, जैसे स्टिक स्वॉर्ड बन सकती है। यहाँ बच्चा दुनिया को ज्यादा ईगोसेंट्रिसिज्म यानी अपनी नजर से समझता है। जो मैं देख रहा हूं सब वैसा ही देख रहे होंगे। ऐसे ही एनिमिज्म कॉमन होता है, यानी चीजों को जिंदा मान लेना, जैसे डॉल रो रही है या चंदा मामा चल रहे हैं। और अक्सर ध्यान सेंट्रेशन की वजह से एक ही फीचर पर अटक जाता है, जैसे लंबे ग्लास में पानी बच्चों को ज्यादा लगता है, चाहे क्वांटिटी भले ही सेम हो। लगभग 7 से 11 साल में एक शिफ्ट आता है। बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करता है। यहाँ अब रियल ऑब्जेक्ट सिचुएशन के साथ लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है, और डिसेंट्रेशन से बच्चा एक से ज्यादा फीचर्स एक साथ देख पाता है, जैसे हाइट और विड्थ। इसीलिए यह बच्चा कंजर्वेशन समझता है कि बर्तन बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती। ऐसे ही रिवर्सिबिलिटी का सेंस भी क्लियर होता है, जहां पहले 8-3 के बाद +3 से वापस 8। साथ ही क्लासिफिकेशन यानी ग्रुप्स बनाना, सीरिएशन यानी साइज और ऑर्डर लगाना, और बेसिक पर्सपेक्टिव टेकिंग भी इंप्रूव होती है। तो चाइल्डहुड के इस स्टेज में बच्चे सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनते, बल्कि सिंबॉलिक थिंकिंग से लॉजिकल रीजनिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब चाइल्डहुड का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ, जेंडर और मोरालिटी का डेवलपमेंट। सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट। अर्ली ईयर्स में बच्चा अपने आप को मोस्टली फिजिकल ट्रेट से डिस्क्राइब करता है,
जैसे मैं फास्ट दौड़ता हूँ। फिर धीरे धीरे वो अपनी आइडेंटिटी इंटरनल ट्रेट्स पे बेस करने लगता है, जैसे मैं फ्रेंडली हूँ या फिर मैं ऑनेस्ट हूँ। इसी दौरान सोशल कंपैरिजन भी शुरू होता है, तो बच्चा अपने मार्क्स या स्पोर्ट्स अपने पीयर से कंपेयर करना शुरू करता है। दूसरा एस्पेक्ट है जेंडर रूल्स। यहाँ एक डिफरेंस क्लियर करना जरूरी है कि सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जैसे मेल फीमेल ऑर्गन्स। जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है, मतलब सोसाइटी क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है, जैसे बॉयज को स्ट्रॉन्ग और गर्ल्स को केयरिंग दिखाया जाता है। ये रूल्स बच्चा सीखता है अपने पेरेंट्स, पीयर्स और मीडिया के थ्रू। और तीसरा है मॉरल डेवलपमेंट। चाइल्डहुड में बच्चे को स्लोली राइट और रॉन्ग का सेंस आता है। तो यहाँ कोलबर्ग ने बताया कि शुरुआत में मोरालिटी ओबीडियंस और पनिशमेंट पे बेस होती है। रूल्स फॉलो करो क्योंकि पनिशमेंट मिलेगा। फिर आता है रिवॉर्ड्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट। रूल्स तब फॉलो करना जब खुद को फायदा हो। तो चाइल्डहुड एक ऐसा स्टेज है जहां बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाता है, जेंडर की एक्सपेक्टेशन समझता है और मोरालिटी के फाउंडेशन डेवलप करता है। अब शुरू करते हैं एडोलेसेंस की जर्नी, जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ट्रांजिशन है। इस स्टेज का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर होता है प्यूबर्टी, जिसमें बच्चे की बॉडी एकदम फास्ट ग्रो करती है। हाइट और वेट सडनली बढ़ जाते हैं और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिससे एक ग्रोथ स्पर्ट होता है। प्यूबर्टी के साथ आता है सेक्सुअल मैच्योरिटी और इसके दो ट्रेट्स होते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे बॉयज में टेस्टिस और गर्ल्स में ओवरीज का मैच्योर होना। दूसरा है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते लेकिन बॉडी अपीयरेंस चेंज कर देते हैं, जैसे बॉयज में फेशियल हेयर और वॉइस डीप होना और गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात है वेरिएशन इन प्यूबर्टी। सब बच्चों में ये एक ही एज पर नहीं होता, कहीं पर अर्ली प्यूबर्टी होता है और कहीं पर लेट। ये डिफरेंसेस होते हैं मेनली हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से। तो एडोलेसेंस को हम एक ऐसे स्टेज के रूप में समझते हैं जहां बॉडी और सेक्सुअलिटी दोनों एक नई मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचते हैं। अब समझते हैं एडोलेसेंस के कॉग्निटिव, मॉरल और आइडेंटिटी चेंजेस और कुछ मेजर कंसर्न्स जो इस स्टेज के साथ आते हैं। सबसे पहले कॉग्निशन। बेजे के हिसाब से एडोलेसेंस में बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करते हैं, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल सोच पाते हैं, जैसे अगर ऐसा होता तो क्या होता टाइप रीजनिंग। लेकिन साथ ही एक चीज होती है एडोलेसेंट सेंट्रिसिज्म। इसमें हमें दो पैटर्न्स कॉमन दिखते हैं। पहला इमेजिनरी ऑडियंस, यानी बच्चे को लगता है कि सब लोग उसको देख रहे हैं और उसकी हर बात नोटिस कर रहे हैं। और दूसरा है पर्सनल फेबल, उसको लगता है कि वो यूनिक है, उसकी फीलिंग्स डिफरेंट है और उसको कोई भी हार्म नहीं होगा। तो मॉरल डेवलपमेंट भी एडोलेसेंस में आगे बढ़ता है। यहाँ कोलबर्ग के कन्वेंशनल लेवल पे एडोलेसेंस गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन फॉलो करते हैं, मतलब अप्रूवल और एक्सेप्टेंस पाने के लिए रूल्स फॉलो करना। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जहां रूल्स और लॉज को सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी समझा जाता है। ऐसे ही आइडेंटिटी के केस में एरिक्सन ने स्टेज को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन बोला है, यानी बच्चे अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते हैं करियर चॉइसेस, पीयर ग्रुप, कल्चर और फैमिली इन्फ्लुएंस के साथ। अगर क्लैरिटी मिल जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, वरना कंफ्यूजन रह जाती है। लेकिन एडोलेसेंस के साथ कुछ कंसर्न्स भी आते हैं। सबसे पहला है डेलिंक्वेंसी, जैसे रूल ब्रेकिंग या एग्रेशन, जो पीयर प्रेशर या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से बढ़ सकता है। दूसरा है सब्सटेंस अब्यूज, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, जो क्यूरियोसिटी या स्ट्रेस कोप करने के लिए स्टार्ट किए जाते हैं। और तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर्स, जैसे एनोरेक्सिया और बुलिमिया, जो बॉडी इमेज इश्यूज की वजह से डेवलप हो सकते हैं। तो एडोलेसेंस एक ऐसा स्टेज है जहां बच्चे नए तरीके से सोचना सीखते हैं, अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं और साथ ही बहुत सारे रिस्क और चैलेंजेस भी फेस करते हैं। अब हम लाइफ स्पैन के लास्ट फेजेस पर आते हैं, अडल्टहुड और ओल्ड एज। अर्ली एडल्टहुड में फोकस करियर, मैरिज और फैमिली रूल्स पर होता है। यहाँ इंडिविजुअल्स अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के गोल्स सेट करते हैं। फिर आता है मिडिल एडल्टहुड, रिलेटिव स्टेबिलिटी का पीरियड होता है, लेकिन इसमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। करियर और फैमिली का बैलेंस करना और कभी कभी मिड लाइफ चेंजेस भी एक्सपीरियंस होते हैं, जहां इंसान अपने गोल्स और अचीवमेंट्स पे रिफ्लेक्ट करता है। फिर लेट एडल्टहुड में फिजिकल एनर्जी धीमी हो जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस और विजडम यहाँ पीक पर होते हैं। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता है और मीनिंग ढूंढता है।
नेक्स्ट है ओल्ड एज। तो ये स्टेज रिटायरमेंट और चेंजिंग रूल्स लेकर आती है। कुछ लोगों को फैमिली सपोर्ट और कंपेनियनशिप मिलता है, लेकिन कुछ लोग डिपेंडेंसी और लोनलीनेस फेस करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेरीवमेंट, जैसे पार्टनर का लॉस, जो स्पेशली वुमेन में कॉमन दिखता है। इन स्टेजेस में भी डेवलपमेंट एक मिक्स्ड पिक्चर होती है। गेन्स होते हैं जैसे विजडम, जजमेंट और मैच्योरिटी, और लॉसेस भी होते हैं जैसे रिएक्शन स्पीड और हेल्थ डिक्लाइन। तो अडल्टहुड और ओल्ड एज अपने साथ नए रूल्स, चैलेंजेस और एडाप्टेशंस लेकर आते हैं, और ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 4, जिसका नाम है सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। शुरू करते हैं। हमेशा की तरह शुरू करते हैं चैप्टर के नाम के मतलब से। सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। ये तीन शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन इनका कनेक्शन हमारी डेली लाइफ के हर मोमेंट से है। सेंसरी मतलब जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे आंख, कान, नाक, टंग, स्किन और अंदर के सिस्टम्स, हमें ये एनवायरनमेंट की सिग्नल्स देते हैं, जैसे लाइट, साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट। ये सब पहले रॉ फॉर्म में आते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंसेशन। फिर आता है अटेंशन। अब सोचो आप एक क्लासरूम में बैठे हो, बाहर से भी आवाज आ रही है, दोस्त कुछ बोल भी रहा है, टीचर पढ़ा रही है, और आपका फोन भी वाइब्रेट हो रहा है। अब सब चीजें एक साथ हो रही हैं, लेकिन आपका दिमाग सेलेक्ट करेगा कि किस चीज पर फोकस करना है। यही है अटेंशनल प्रोसेस। और लास्ट है परसेप्शन, मतलब जो सिग्नल्स हमने रिसीव किए और जिन पर फोकस किया उनको मीनिंग देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सामने आपको आपका दोस्त खड़ा हुआ दिख रहा है, ये सिंपल सेंसेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आप समझते हो कि सामने जो आपका दोस्त खड़ा है, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखते हो, और फिर आपको दिखता है कि वो स्माइल कर रहा है और वो खुश है। ये परसेप्शन है। तो एरिस्टोटल ने कहा था, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय इट्स एक्टिविटीज। मतलब हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है कि हम अपनी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम गलत परसीव करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और अगर सही परसीव करते हैं तो हमारी लर्निंग और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। तो सिंपल शब्दों में याद रखो, जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसका बेस है सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन। ये तीन प्रोसेसेस मिलकर हमारे नॉलेज और बिहेवियर की फाउंडेशन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, स्टिमुलाई। सिंपल शब्दों में स्टिमुलस का मतलब है कोई भी चीज जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करे। जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा अलग अलग स्टिमुलाई से फिल्ड होता है, जैसे लाइट और कलर्स आंखों के लिए, साउंड कानों के लिए, स्मेल नाक के लिए, टेस्ट टंग के लिए, और टच स्किन के लिए। ये पांच तो हम सबको क्लियर होते हैं, लेकिन इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। पहला है किनेस्थेटिक सेंस, जो हमें अपने बॉडी मूवमेंट्स और पोजीशन का आइडिया देता है। जैसे आप अंधेरे में भी हाथ उठाओ तो आपको पता होता है कि आपका हाथ ऊपर गया है। ऐसे ही दूसरा है वेस्टिबुलर सेंस, जो हमें बैलेंस और ओरिएंटेशन का आइडिया देता है, जैसे साइकिल चलाते वक्त या बोट पर खड़े होते वक्त बैलेंस मेंटेन करना। ऐसे ही एनसीईआरटी के हिसाब से और भी कई स्टिमुलस की वेराइटीज होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक स्टिमुलाई, हंगर, थर्स्ट, पेन, और टेम्परेचर स्टिमुलाई, हीट या कोल्ड का फील करना। तो हम कह सकते हैं कि इंसान का बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस हमेशा एक इंटरैक्शन है मल्टीपल स्टिमुलाई के साथ, और हर सेंस ऑर्गन अपना एक स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करता है। अब समझते हैं सेंसेशन का मीनिंग। सिंपल शब्दों में सेंसेशन एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स एनवायरनमेंट से रॉ सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। मतलब जो भी एक्सपीरियंस हमारी नॉलेज का बेस बनता है, वो सब यहीं से शुरू होता है। हर सेंस ऑर्गन एक स्पेसिफिक मोडालिटी के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। आंख सिर्फ लाइट को रिसीव करती है, ऐसे ही कान सिर्फ साउंड वेव्स को, नाक सिर्फ स्मेल मॉलिक्यूल्स को, जुबान सिर्फ टेस्ट केमिकल्स को, और स्किन अलग अलग तरह के सिग्नल्स डिटेक्ट करती है, जैसे टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन। लेकिन एक लिमिटेशन भी होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स एक फंक्शनल रेंज तक ही सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन आई सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट डिटेक्ट कर सकती है। इसके बाहर जो भी है, जैसे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड वेव्स, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ एनिमल्स उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखो, सेंसेशन एक गेटवे है नॉलेज का, लेकिन ये गेट अपने ऑर्गन की कैपेसिटी तक ही ओपन रहता है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, साइकोफिजिक्स।
नाम से ही समझ आता है साइकोलॉजी प्लस फिजिक्स। मतलब फिजिकल स्टिमुलाई जो एनवायरनमेंट से आते हैं और उनको हम अपने माइंड में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करना। इसमें दो की टर्म्स हमेशा याद रखो। पहला है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ये वो मिनिमम इंटेंसिटी है जो एक स्टिमुलस की होनी चाहिए ताकि हम उसे डिटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे कमरे में एक ड्रॉप परफ्यूम से भी स्मेल आ जाती है, लेकिन बड़े कमरे में शायद 3 ड्रॉप्स डालनी पड़े। दूसरा है डिफरेंस थ्रेशोल्ड, जिसे हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहते हैं। ये वो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीठा पानी पी रहे हो और उसमें चीनी का एक ग्रेन ऐड करो तो आपको कुछ फील नहीं होगा, फिर थोड़ा और डालो तब भी कुछ नहीं पता चलेगा। पर जब आप चीनी के ग्रेन्स डालते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जहां आपको टेस्ट में डिफरेंस फील होगा। तो साइकोफिजिक्स हमें ये बताता है कि हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस स्टिमुलस की स्ट्रेंथ और हमारे सेंस ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी दोनों पर डिपेंड करती है। अब हम आते हैं अटेंशन पर। सिंपल शब्दों में अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम अपने एनवायरनमेंट के सिर्फ सेलेक्टेड स्टिमुलाई पर फोकस करते हैं और बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं। सोचो, एक एग्जाम हॉल में सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, फैन की आवाज आ रही है, टीचर घूम रही है, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ पेपर लिखने पर फोकस्ड है। यही है अटेंशन एक्टिंग लाइक अ फिल्टर। लेकिन अटेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला, अलर्टनेस। मतलब हम रेडी हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, जैसे बेल बजते ही तुरंत रिएक्ट करना। दूसरा है कंसंट्रेशन। अपनी एनर्जी एक टास्क पर चैनलाइज करना, जैसे चैप्टर को सॉल्व करते वक्त डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। तीसरा है सर्च। जब एक्टिवली आप कुछ ढूंढ रहे होते हो, जैसे एक क्राउडेड हॉल के अंदर अपने दोस्त को लोकेट करना। ठीक। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अटेंशन की दो लेवल्स होते हैं। पहला है फोकस, जो सेंटर में होता है और बिल्कुल क्लियर दिखता है। और दूसरा है फ्रिंज, जो बैकग्राउंड में होता है और सिर्फ फेंटली आप अवेयर रहते हो। तो याद रखो, अटेंशन एक सेलेक्टिव प्रोसेस है जो हमें सेंसरी ओवरलोड से बचाता है और रिलेवेंट चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। आप समझते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिलेक्टिव अटेंशन। मतलब जब हम एक ही स्टिमुलस पर फोकस करते हैं और बाकी सबको इग्नोर करते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करने वाले दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कोई स्टिमुलस बहुत इंटेंस है, नया है या सडनली मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उधर चला जाता है। दूसरे हैं इंटरनल फैक्टर्स, जैसे हमारे मोटिव्स, इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो न्यूज में मैच की हेडलाइन तुरंत आपका अटेंशन ग्रैब कर लेगी। तो साइकोलॉजिस्ट ने इसको समझने के लिए कुछ थ्योरीज दी हैं। पहली है फिल्टर थ्योरी ब्रॉडबेंट की। ये कहती है कि हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही फिल्टर के थ्रू पास होती है, बाकी सारी ब्लॉक हो जाती है। दूसरी है फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी, जो ट्राइसमैन ने दी। ये कहती है कि अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती, सिर्फ वीक हो जाती है। मतलब अगर कोई आपका नाम बैकग्राउंड में बोले तो तुरंत आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। और तीसरी है मल्टी मोड थ्योरी। ये कहती है कि अटेंशन फ्लेक्सिबल होती है, कभी फिल्टर स्ट्रांग होता है तो कभी वीक, और सिचुएशन के हिसाब से और टास्क के हिसाब से ये चेंज होता है। तो सिलेक्टिव अटेंशन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है स्टिमुलस के फीचर्स और हमारे इंटरनल स्टेट्स का, और इसी से डिसाइड होता है कि हम क्या नोटिस करेंगे और क्या इग्नोर करेंगे। अब देखते हैं अटेंशन के दो और इंपॉर्टेंट टाइप्स, डिवाइडेड अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन का मतलब है एक ही वक्त पर दो या ज्यादा टास्क को हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना बना रहे हो और साथ में म्यूजिक सुन रहे हो। ये तभी पॉसिबल होता है जब एक टास्क ऑटोमेटिक बन जाता है, मतलब उसके लिए ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि चलना या फिर बात करना। दूसरी तरफ है सस्टेन्ड अटेंशन, जिसे विजिलेंस भी कहते हैं। मतलब एक ही टास्क पर अपना फोकस लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनाए रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक प्रूफ रीडर जो दिन भर गलतियां डिटेक्ट करता है, या फिर एक रेडार ऑपरेटर जो कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन की मॉनिटर को देखता है। सस्टेन्ड अटेंशन को कुछ चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि टास्क का नेचर। सिंपल रिपीटेटिव टास्क में बोर्डम आ सकता है, जिससे कि अटेंशन ब्रेक हो सकता है। ऐसे ही मोटिवेशन, अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो अटेंशन ज्यादा देर तक रहता है। और वहीं फटीग यानी थकावट और डिस्ट्रैक्शंस इजीली फोकस को तोड़ देते हैं। तो सिंपल शब्दों में डिवाइडेड अटेंशन हमें मल्टीटास्क करने देता है और सस्टेन्ड अटेंशन एक ही टास्क पे लॉन्ग टाइम तक फोकस बनाए रखने की एबिलिटी देता है। अब बात करते हैं एक
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्पैन ऑफ अटेंशन। मतलब एक टाइम पे हम कितनी चीज़ों को साइमल्टेनियसली होल्ड और प्रोसेस कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने एक फेमस फाइंडिंग दी थी जिसे कहते हैं मैजिक नंबर। उन्होंने बताया कि एवरेज ह्यूमन एक टाइम पे 7 प्लस माइनस 2 आइटम प्रोसेस कर सकता है, मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक रैंडम लिस्ट ऑफ डिजिट्स या लेटर्स दी जाए तो एक ही बार में आप उतनी ही चीजें याद रख पाओगे, 5 से लेकर 9 तक। इसी वजह से फोन नंबर्स या कार नंबर प्लेट्स नॉर्मली 7 to 10 कैरेक्टर्स में होते हैं, क्योंकि वो हमारे अटेंशन स्पैन में नेचुरली फिट होते हैं। और एक टिप और याद रखो, हम इस स्पैन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं चंकिंग के थ्रू। जैसे 9 डिजिट्स को अलग अलग याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर उन्हें 3-3 के ग्रुप में ब्रेक कर दिया जाए तो इजीली याद हो जाते हैं। तो स्पैन ऑफ अटेंशन एक और एग्जांपल है कि हमारी अटेंशन लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम है, जिसमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी से इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। अब एक स्पेशल केस देखते हैं जो एनसीईआरटी ने बॉक्स में दिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर या एडीएचडी। एडीएचडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 3 चीजें कॉमन होती हैं। पहला, इम्पल्सिविटी, मतलब बच्चा बिना सोच समझ के रिएक्ट करता है। दूसरा, हाइपर एक्टिविटी, हमेशा रेस्टलेस और ओवर एनर्जेटिक रहता है। और तीसरा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इजीली फोकस तोड़ देता है और छोटी छोटी सी बात पे अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडीएचडी के कॉजेज ज्यादातर सोशल साइकोलॉजिकल होते हैं, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं। मतलब फैमिली एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल, स्ट्रेस लेवल्स, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी मेनली सपोर्टिव होता है। बिहेवियरल थेरेपी, पेरेंटल गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स, ये सब बच्चे को अपना फोकस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी मेडिकेशन भी यूज होती है, लेकिन प्राइमरी फोकस रहता है सपोर्टिव इंटरवेंशन पर। तो एडीएचडी एक रिमाइंडर है कि अटेंशन एक नॉर्मल प्रोसेस होने के साथ साथ एक क्लिनिकल चैलेंज भी बन सकती है, और इसके लिए अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस दोनों चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे मेजर प्रोसेस पर, परसेप्शन। सिंपल शब्दों में परसेप्शन मतलब है रॉ सेंसेशंस को ऑर्गेनाइज करके उन्हें मीनिंग देना। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका दोस्त सामने खड़ा है या आपने देखा तो ये सेंसेशन है, लेकिन वो सामने खड़ा है एंड स्माइल कर रहा है, इससे आपने ये समझा कि वो खुश है, ये परसेप्शन है। परसेप्शन सिर्फ सेंसेस तक लिमिटेड नहीं होता, इसमें लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशंस भी रोल प्ले करती हैं। इसीलिए एक ही स्टिमुलस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ही साउंड किसी के लिए एक ब्यूटीफुल सॉन्ग हो सकता है और किसी के लिए इरिटेटिंग नॉइस। तो फर्क याद रखो, सेंसेशन रॉ डेटा है और परसेप्शन उस डेटा को समझकर एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। परसेप्शन को समझने के 2 मेजर अप्रोचेस। पहला है बॉटम अप प्रोसेसिंग। इसमें परसेप्शन डायरेक्टली स्टिमुलस से स्टार्ट होता है, मतलब जो डेटा सेंसेस डिटेक्ट करते हैं वही दिमाग को गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहली बार कोई नई डिश टेस्ट की है तो आपका एक्सपीरियंस कंप्लीटली स्टिमुलस ड्रिवन होगा, क्योंकि आपके पास पहले से कोई रेफरेंस नहीं है। दूसरा है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसमें परसेप्शन स्टिमुलस के साथ साथ आपके एक्सपेक्टेशंस, मेमोरी और नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हैंडराइटिंग थोड़ी मेसी है लेकिन फिर भी आप वर्ड को समझ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट और पहले की नॉलेज है। और रियल लाइफ में परसेप्शन हमेशा दोनों का इंटरेक्शन होता है, मतलब रॉ डेटा प्लस आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस मिलके डिसाइड करते हैं कि आप वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हो। अब एक और एंगल समझते हैं। परसेप्शन सिर्फ स्टिमुलस पर ही डिपेंड नहीं करता, परसीवर पर भी डिपेंड करता है। मतलब हमारी अपनी साइकोलॉजी डिसाइड करती है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला है मोटिवेशन। अगर आप भूखे हो तो सिटी में चलने के दौरान सबसे पहले खाने की एडवर्टीजमेंट्स या फिर रेस्टोरेंट नोटिस करोगे। दूसरा है कल्चरल बैकग्राउंड। अलग अलग कल्चर्स सेम चीज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे एक जेस्चर जो एक कल्चर में फ्रेंडली है दूसरे कल्चर में रूड हो सकता है। तीसरा है एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको पहले से लगता है कि एग्जाम टफ होगा तो छोटी सी मुश्किल भी ज्यादा बड़ी लग सकती है। और चौथा है कॉग्निटिव स्टाइल्स। मतलब आप नेचुरली चीजों को कैसे प्रोसेस करते हो। कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, यानी डिटेल्स पे फोकस करते हैं, और कुछ लोग होलिस्टिक होते हैं जो पूरी पिक्चर एक साथ देखते हैं।
तो परसेप्शन को समझने का एक क्लियर लेसन, हमारी नीड्स, कल्चर और सोचने का तरीका एक्टिवली शेप करता है कि हम क्या देखते हैं और समझते हैं। अब हम देखते हैं जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन, जो परसेप्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल दिया, द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब जब हम कुछ देखते हैं तो हम सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं देखते, बल्कि उन सारे इंडिविजुअल पार्ट्स का एक ओवरऑल पैटर्न देखते हैं जो एक नया एक्सपीरियंस बनाता है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। मतलब हम ऑटोमेटिकली एक चीज को फिगर यानी मेन ऑब्जेक्ट और बाकी को बैकग्राउंड यानी ग्राउंड के रूप में परसीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फोटो में हम एक मेन सब्जेक्ट देखते हैं और बाकी सब उसका बैकग्राउंड हो जाता है। अब इसी में कुछ आते हैं जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी। जो चीजें पास पास होती हैं हम उन्हें एक ग्रुप समझ लेते हैं। दूसरा है सिमिलैरिटी। जो चीजें सिमिलर दिखती हैं हम उन्हें भी एक सेट मान लेते हैं। तीसरा है कॉन्टिन्यूटी। हम लाइंस और कर्व्स को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट है क्लोजर। अगर पिक्चर इनकम्प्लीट है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली गैप्स फिल करके उसे कंप्लीट बना देता है। नेक्स्ट है सिमेट्री, यानी बैलेंस चीजें नेचुरली हमेशा पूरी लगती हैं। और लास्ट है स्मॉलनेस और सराउंडेडनेस। नॉर्मली छोटी या सराउंडेड एरिया को हम फिगर यानी मेन सब्जेक्ट और बाकी को बैकग्राउंड मान लेते हैं। तो जेस्टाल्ट हमें ये सिखाते हैं कि परसेप्शन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें दिमाग रॉ सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके मीनिंगफुल होल्स बनाता है। अब एक और क्रूशियल प्रोसेस देखते हैं, इसे ध्यान से समझना। स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन, यही हमें 3D वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने और चीजों की दूरी जज करने में मदद करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोनोक्यूलर क्यूज, जहां एक ही आंख से हमें डेप्थ का आइडिया मिल जाता है। इसमें पहला है रिलेटिव साइज। छोटा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली दूर लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेंटिंग में एक पेड़ का छोटा इमेज हमें दूर का इंप्रेशन देता है। नेक्स्ट है इंटरपोजिशन यानी ओवरलैप। जो ऑब्जेक्ट दूसरे को कवर करता है वो पास होता है, अगर वो दूर होता तो दूसरा उसे कवर करता। तीसरा है लिनियर पर्सपेक्टिव। पैरेलल लाइंस जैसे रेलवे ट्रैक्स जब दूर तक जाते हैं तो हमें कन्वर्ज होते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट है एरियल पर्सपेक्टिव। दूर के माउंटेन्स या बिल्डिंग्स थोड़े से हेजी और ब्लूइश लगते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर ग्रेडियंट। पास की चीजें क्लियर डिटेल में दिखती हैं और दूर वाली ब्लर्ड। नेक्स्ट है लाइट एंड शेड। शैडोज डेप्थ क्रिएट करती हैं, जैसे एक बॉल की शेप उसकी शैडो से समझ आती है। और फाइनली मोशन पैरालैक्स। जब आप ट्रेन में होते हो तो पास की चीजें तेज मूव करती हुई दिखती हैं और दूर की चीजें धीरी। तो मोनोक्यूलर क्यूज बेसिकली हमें एक ही आंख से अपने एनवायरनमेंट को 3D तरह से समझने की एबिलिटी देते हैं। अब मोनोक्यूलर के बाद आते हैं दूसरे सेट पर, बाइनोक्यूलर क्यूज। इनके लिए दोनों आंखों का यूज जरूरी है। सबसे पहला क्यू है रेटिनल डिस्पैरिटी। मतलब दोनों आंखों का पोजीशन थोड़ा डिफरेंट होता है। इस वजह से हर आंख इमेज को थोड़ा डिफरेंट परसीव करती है। जब ब्रेन उन इमेजेस को मर्ज करता है तब हमें डेप्थ का एग्जैक्ट आइडिया मिलता है। और यही प्रिंसिपल 3D मूवीज में भी यूज होता है। दूसरा क्यू है कन्वर्जेंस। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है तो हमारी दोनों आंख उस पर फोकस करने के लिए अंदर की तरफ टर्न हो जाती हैं। जितना ज्यादा आईज कन्वर्ज करती हैं उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट पास में लगता है। अब इसके अलावा एक और प्रोसेस है और वो है अकोमोडेशन। मतलब लेंस अपनी शेप चेंज करता है पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए, और ये भी इनडायरेक्टली हमें डिस्टेंस जज करने में हेल्प करता है। तो बाइनोक्यूलर क्यूज प्लस अकोमोडेशन हमें एक प्रिसाइज और एक्यूरेट 3D परसेप्शन देते हैं, जो सिर्फ मोनोक्यूलर क्यूज से पॉसिबल नहीं होता। अब एक और फैसिनेटिंग चीज देखते हैं, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। मतलब हमारी परसेप्शन स्टेबल रहती है चाहे सेंसरी इनपुट चेंज हो जाए। इसमें पहला है साइज कॉन्स्टेंसी। अगर आपका दोस्त दूर चला जाता है तो हमें वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी हाइट एक्चुअल में सेम ही है। दूसरा है शेप कॉन्स्टेंसी। एक बुक को अलग अलग एंगल से देखने पर उसका रेटिनल इमेज चेंज हो जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि बुक रेक्टेंगल ही है ना। ऐसे ही तीसरा है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। दिन हो या रात एक वाइट शर्ट हमेशा वाइट ही लगती है चाहे लाइटिंग कंडीशंस बदल जाएं।
इनकॉन्स्टेंसीज की वजह से हम वर्ल्ड को एक स्टेबल और रिलायबल वे में देख पाते हैं, वरना हर छोटा सा चेंज हमें कंफ्यूज कर देता। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इल्यूजन्स। सिंपल शब्दों में इल्यूजन मतलब मिसपरसेप्शन। यहाँ स्टिमुलस रियल होता है लेकिन हम उसे गलत इंटरप्रेट करते हैं। अब इल्यूजन्स के दो मेजर टाइप्स एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला है ज्योमेट्रिक इल्यूजन्स और इसके भी दो सब टाइप्स हैं। इसमें पहला है म्यूलर लायर इल्यूजन। जब दो लाइंस इक्वल लेंथ की होती हैं लेकिन एरोस की वजह से एक लाइन लंबी लगती है और दूसरी छोटी लगती है। इसी में दूसरा सब टाइप है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। अब एक वर्टिकल लाइन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से लंबी लगती है, हालांकि दोनों सेम है लेकिन फिर भी वर्टिकल लाइन लंबी है लगती है और हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी लगती है। दूसरा टाइप है एपरेंट मूवमेंट। इसमें आता है फी फिनोमिनन। जब नॉर्मल फोटोज को हमें स्पीड में दिखाया जाता है तो हमें वो मूव करती हुई लगती हैं, और यही प्रिंसिपल एक्चुअल में मूवीज और कार्टून्स में यूज होता है। तो इल्यूशंस एक रिमाइंडर है कि परसेप्शन सिर्फ स्टिमुलस का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें ब्रेन अपना इंटरप्रिटेशन ऐड करता है, और कभी कभी ये इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है। अब आते हैं परसेप्शन के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। देखा जाए तो हम अक्सर परसेप्शन को एक बायोलॉजिकल या सेंसरी प्रोसेस के रूप में समझते हैं, जैसे आंखों से देखना, दिमाग तक सिग्नल्स जाना और इंटरप्रिटेशन होना। लेकिन रियलिटी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। कल्चर, एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग भी हमारी परसेप्शन को काफी डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे कई क्रॉस कल्चरल स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये क्लियरली दिखाया है। जैसे साइकोलॉजिस्ट हडसन ने अफ्रीका में एक स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि वहां के लोगों का पिक्टोरियल डेप्थ परसेप्शन, यानी एक इमेज को 3D तरीके से समझने का तरीका यूरोपियन से अलग था। क्यों? क्योंकि उनका विजुअल एनवायरनमेंट और सिंबल एक्सपोजर ही अलग था। उन्होंने वैसे इमेजेस कभी नहीं देखे थे जहां डेप्थ को दिखाया गया हो, तो नेचुरली उनका परसेप्शन भी अलग था। इसी तरह एस्किमोस और साइबेरिया के नेटिव लोगों की कलर परसेप्शन भी अलग पाई गई। क्योंकि उनके आसपास का शेड्स और लाइट्स कंडीशन अलग होते हैं, तो उनका दिमाग कलर्स को प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता है। एक और फेमस स्टडी की गई सीगल, कैम्बल और हर्स्कोविट्ज की। उन्होंने प्रूव किया कि इल्यूशंस जैसे मिलर लायर इल्यूशन हर कल्चर में सेम इफेक्ट नहीं दिखाते। यानी इल्यूशन भी सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, वो भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। इंडिया में भी रिसर्च हुई है। सिन्हा और मिश्रा ने ये देखा कि स्टूडेंट्स का पिक्टोरियल परसेप्शन उनके बैकग्राउंड के हिसाब से अलग होता है। मतलब जो स्टूडेंट्स ज़्यादा विजुअल एक्सपोजर रखते हैं, उनका परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ज़्यादा रिफाइंड होता है। तो इसका सिंपल कंक्लूजन ये है कि परसेप्शन सिर्फ बायोलॉजिकल या सेंसरी नहीं है, कल्चर, एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग भी उसे बराबर शेप करते हैं। तो ये था हमारा 4th चैप्टर, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।